future IITians, NITians, future doctors. I hope you all are doing well. आज हम लोग जैसा कि मैंने पहले एपिसोड 5 में आपको बताया कि वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर पार्ट इन द इक्विलिब्रियम सेक्शन, दैट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. जो नए लोग हैं, ऑनगोइंग सीरीज इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जिन्होंने एपिसोड 5 नहीं देखा है, दैट इज इस इक्विलिब्रियम सेक्शन का पार्ट 1. I would post this in the description box and you can find the link there. Alright, so let's start. So डायरेक्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझा था पिछले एपिसोड में. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, देयर इज अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम टू सपोर्ट्स. ठीक है, इसको ये दोनों ही एक्चुअली में फिक्स्ड है सपोर्ट्स, एंड दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है. इट्स इन इक्विलिब्रियम. What we need to find out, tension in both strings. दोनों स्ट्रिंग्स में, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है अपन को. लास्ट क्लास में इफ यू ऑब्जर्व, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक चीज की थी जहां पे एंगल सेम था तो हम लोगों ने टेंशन सेम माना था. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इस स्ट्रिंग का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो है θ1, और इस स्ट्रिंग का जो एंगल है वो है θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ. एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स देयर इज नो सिमेट्री हियर, एंड इफ सिमेट्री इज नॉट देयर तो assume that T1 tension is developed in the string 1, let's say, and T2 tension is developed in the string 2. Now if it is in equilibrium, इसके ऊपर x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का समेशन 0, y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का समेशन 0. लेट्स ड्रॉ इट्स एफपीडी. मास है, इधर टेंशन लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2. लेट्स ट्राई टू टेक कंपोनेंट्स. दिस विल बी T1 cos θ1. कंपोनेंट्स को मैं ब्लैक से बना रहा हूं. हमेशा याद रहे कि या तो वेक्टर का कंपोनेंट देखना होता है या फिर वेक्टर को खुद देखना होता है. वंस यू हैव डन द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू द ओरिजिनल वेक्टर. इसका मतलब जब मैं T1 के दोनों कंपोनेंट्स लिख लूंगा ना, तो आइडियली, वैसे तो बुक्स में इसको रब करके दिखाया नहीं जाता है, बट दिस शुड बी आइडियली रब्ड. ठीक है, कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं वेक्टर की सीरीज बनाने को, तो बहुत जल्दी वेक्टर की सीरीज भी आएगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा, ये जो T1 का कंपोनेंट आएगा ऊपर वाला y डायरेक्शन में, दैट विल बी T1 sin θ1, T2 cos θ2, और इधर आएगा T2 sin θ2. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए. mg तो बिल्कुल नीचे ही लग रहा है, वेट बिल्कुल नीचे. नाउ व्हाट वी कैन से, वी नीड टू फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स. तो ऊपर वाले जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं y डायरेक्शन में, उनका समेशन वेट के बराबर होना चाहिए. सिंपल. सो लेट्स चेक आउट फॉर द y डायरेक्शन. T1 sin θ1 plus T2 sin θ2 equals to mg, equation 1. और फॉर x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना आना चाहिए? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो T1 cos θ1, T2 cos θ2, दो ही फोर्सेस हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो T1 cos θ1 is equal to T2 cos θ2, equation 2. Now we can easily figure out the values of T1 and T2 because now T1 और T2 ही तो अननोन है. वेट, दैट इज मास, ऑलरेडी दिया हुआ है. दिस इज ऑलरेडी गिवन θ1, दिस इज ऑलरेडी गिवन θ2. तो लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट एंड कम टू द आंसर. जैसे मान लो अपन को T1 ही निकालना, तो T2 की वैल्यू कितनी हुई? T1 cos θ1 by cos θ2. और इस वैल्यू को अगर अपन इस इक्वेशन में पुट कर दें, T2 को पुट कर दें डायरेक्ट, तो वी विल गेट T1 sin θ1 प्लस T2 की वैल्यू T1 cos θ1 by cos θ2 into sin θ2 equal to mg.
यहां से पूरी इक्वेशन से यू कैन टेक आउट T1 कॉमन, T1 को कॉमन रख लिया, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है, इक्वल टू mg cos थीटा 2। यहां से T1 निकाल लो, T1 को अगर इसमें पुट कर देंगे तो T2 आ जाएगा, सिंपल है। तो दिस इज हाउ दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं एंड वी विल गो टू द फर्दर प्रॉब्लम्स। So coming to the next problem, basically this is the setup और ये कार्ट है, ट्रॉली टाइप का स्ट्रक्चर जो मूव कर सकता है। यू कैन सी द मोड ऑफ मूवमेंट, व्हील्स लगे हुए हैं और एक मास m एक स्ट्रिंग से, दिस इज बेसिकली वॉल, दिस इज ग्राउंड। सो एक मास m एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दीवार से, ठीक, और इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम हियर एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द कार्ट, ठीक है। प्रॉब्लम में गिवन है कि नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ठीक है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। यहां पे आप देख रहे होगे कि एक T डिनोटेड है यहां पे, इसका मतलब ये कि बेसिकली दिस इज अ स्ट्रिंग और हो सकता है यहां पे कोई पर्सन स्ट्रिंग के सहारे विद द सपोर्ट ऑफ द स्ट्रिंग कार्ड को होल्ड किया हुआ है एंड ही माइट बी अप्लाइंग सम फोर्स एंड सम T इज बीइंग डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड T सच दैट कार्ट इज इन, कौन सा एपिसोड है भाई, इक्विलिब्रियम का। सो फाइंड टेंशन T सच दैट कार्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक, ये सवाल है। अब बच्चों समझो कि अगर कार्ट इक्विलिब्रियम में है तो मास भी इक्विलिब्रियम में ही रहा होगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ठीक है, और कार्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो m भी मूव नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को इस लेंथ को, स्ट्रिंग के ये वाले पूरे हिस्से को वी नीड टू टेक इट एज अ कांस्टेंट, तो ये मास भी अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। सो ऑटोमेटिकली हम लोग को ये सेटअप देख के एनालाइज हो रहा है कि अगर कार्ट इक्विलिब्रियम में है तो मास भी इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए, ठीक है। मान लो इस धागे में टेंशन T1 आ रहा है, तो इस मास को स्टेबल रखने के लिए T1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया। सो mg sin 30, so we can say that T1 is equal to mg sin 30, that is mg by 2। खैर इस सवाल में हम लोगों से ये पूछा नहीं है कि उस वाले धागे में टेंशन कितनी आएगी। इन केस ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कुछ बन गया है तो हो सकता है पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, ये मास एक रिएक्शन फोर्स भी कार्ड पे लगा रहा होगा, जिसको अपन नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और वही कार्ड उतना ही रिएक्शन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्ड। और वो ऑब्वियसली कितना लग रहा होगा? अगर मास m का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो जो नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रहा होगा वो कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली mg cos थीटा, क्योंकि ये तो हो गया mg, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos 30, so नॉर्मल इज mg cos 30। ये पता करना बड़ा जरूरी था। क्यों? क्योंकि यही नॉर्मल जो कार्ट मास पे लगा रहा है, वही नॉर्मल, उतना ही नॉर्मल मास भी कार्ट पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो लेट्स ड्रॉ द एफबीडी ऑफ कार्ट। अब ये सवाल काफी इजी हो चुका है। ठीक है,
लेट्स ड्रॉ विद द अनदर इंक। नॉर्मल रिएक्शन जो इसको मिला वो मिला n बराबर mg cos 30। क्लियर? एक t इस तरफ, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऊपर की तरफ। ठीक है, अब समझो कुछ काट का भी मास होगा, काट का वेट भी नीचे लग रहा होगा, उससे हम लोग को खैर मतलब नहीं है। वेट ऑफ काट, ठीक है, हम लोग को तो ये देखना है कि ये इक्विलिब्रियम में है काट। इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है और ये वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है। और एक्स डायरेक्शन में न मूव करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज आए वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg cos 30। सो आई थिंक दिस एंगल, दिस इज 30 degrees, this is 90 degrees, this becomes 60 degree, तो ये भी 60 डिग्री। और mg cos 30 का जो कंपोनेंट आएगा इस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग कितना, mg cos 30 cos 60। एंड सो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू, आई होप क्लियर है ये चीज, mg cos 30 cos 60। नाउ सिर्फ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पुट करनी। t बराबर mg √3/2 cos 60 is obviously 1/2। You get the answer √3 mg by 4 actually. This is your answer. अच्छा सवाल है। So I hope this whole setup is clear to you। कैसे इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे, थोड़ा सा एक बार ब्रशअप फिर से। अगर मास m या कह सकते हो काट इक्विलिब्रियम में है तो मास m भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और मास m जो इस पे काट पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है वही काट इस मास पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने FBD बना के x डायरेक्शन में काट के लिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 पुट की, तो टेंशन बराबर आ गया √3 mg। आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू अंडरस्टूड some, or I can say 100% of these things, and stay motivated. All the best. Wait for the next video. Bye bye.